हेमलता आज भी अपने बहू बेटी की जिंदगियों पर हुकूमत करती है। हेमलता का बेटा प्रदीप वैसे तो काम धंधा करता है, पर हेमलता हमेशा उस पर चिल्लाती रहती है। अरे प्रदीप, कितने रोज से कह रही हूँ कि बाजार से नई बाल्टी ला कर दे, पर तेरे कानों पर जू तक नहीं रेंगती। जब से तूने निकाह किया है एकदम नाकारा हो गया है। सही कहते हैं लोग कि बीवी के आ जाने के बाद बेटा बेगाना हो जाता है। अरे अम्मी, मैं बाजार बाल्टी लेने गया था, पर दुकान वाले के पास बड़ी बाल्टी थी ही नहीं। उसने बोला कि 2 रोज में माल आ जाएगा। हाँ हाँ, बस तुझे ही कुछ नहीं मिलता, बाकी सबको सब कुछ मिलता है। एक तू ही है और एक तेरी बीवी है जो एक काम लेकर पूरा दिन बैठे रहते हैं। अब इसमें कुमुद ने क्या किया अम्मी? क्या किया ये मत पूछ, क्या क्या नहीं किया ये पूछ। सुबह से बोल रही हूँ दिवाली आने वाली है, घर की सफाई शुरू कर दे, पर तेरी तरह वो भी मेरे बातों को नजरअंदाज करती है। कहाँ अम्मी जान, आप ही ने तो कहा था कि पहले अचार बना डालूं और फिर सफाई करूं। अभी तक अचार का काम खत्म ही नहीं हुआ। अरे इतना आराम से काम करेगी तो दिवाली की सफाई अगले बरस होगी। प्रदीप और कुमुद कितना भी अच्छा कर ले, पर हेमलता हमेशा कुछ न कुछ बात लेकर झगड़ती ही रहती। प्रदीप को दफ्तर से दिवाली का बोनस मिला था। सारे पैसे अगर अम्मी को दे दूंगा तब भी अम्मी गुस्सा ही रहेगी। उससे अच्छा कुछ पैसे मैं कुमुद को दे देता हूँ। कम से कम इस बरस वो अपनी पसंद का कुछ सामान तो खरीद पाएगी। प्रदीप ने उस लिफाफे में से 2000 रुपए निकाल लिए। प्रदीप घर आया और बोनस का वो लिफाफा अपनी माँ के हाथ में थमा दिया। कितने हैं? मैंने गिने नहीं अम्मी, जितने बॉस ने दिए थे वो सब हैं। अच्छा है। हेमलता ने वो लिफाफा अपनी तिजोरी में रख दिया। रात को प्रदीप ने कुमुद को 2000 रुपए दिए। इससे तुम अपने लिए कुछ खरीद लेना। पर अम्मी जान को खबर लग गई तो? उन्हें खबर नहीं होगी, तुम बस अपने लिए कुछ खरीद लो। मैं सोच रही थी कि मैं एक सिलाई मशीन खरीद लूं। आपको तो इल्म है कि मुझे सिलाई का कितना शौक है। हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर अम्मी जान को क्या बोलेंगे? बोल देना कि सिलाई मशीन तुम्हारी किसी सहेली की है, अब वो इस्तेमाल नहीं कर रही तो तुम्हें दे दी। अगर अम्मी के पैसे नहीं जा रहे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि सिलाई मशीन कहाँ से आई है। अगले दिन कुमुद और प्रदीप एक पुराने सिलाई मशीन की दुकान पर आए और वहाँ से एक पुरानी सिलाई मशीन खरीद ली। और जब कुमुद की सास ने उससे पूछा, ये मेरी सहेली की थी, वो आजकल इसे इस्तेमाल नहीं कर रही, तो मैं ले आई। ठीक है, ले जा इस कबाड़ को अंदर। कुमुद ने वो सिलाई मशीन अपने कमरे में रख दी। सिलाई मशीन को देखकर कुमुद बहुत खुश थी, पर जैसे ही कुमुद ने सिलाई मशीन को चलाई, अचानक कुछ अजीब होने लगा और कुमुद के जिस्म में कुछ अजीब सी तब्दीली होने लगी। वो अचानक से गर्दन एक तरफ झुकाने लगी। अब उसके जिस्म में कोई और था। तभी प्रदीप वहाँ आया। कुमुद। जैसे ही प्रदीप ने कुमुद को हाथ लगाया, कुमुद ने प्रदीप का हाथ झटक दिया। मुझे छूना मत। कुमुद, क्या हुआ कुमुद? कौन कुमुद? मैं पुष्पा हूँ, पुष्पा। पुष्पा? भूल गए क्या मुझे? अब मैं याद भी नहीं। पुष्पा की रूह ने प्रदीप को जोर से तमाचा मारा। अम्मी! प्रदीप के चीखते ही हेमलता वहाँ आ गई। क्या हुआ? तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं, बुढ़िया। मुझे बुढ़िया बोलती है? हेमलता ने कुमुद को मारने के लिए हाथ उठाया, पर कुमुद ने हेमलता का हाथ मरोड़ दिया। कुमुद, मेरा हाथ छोड़। कौन कुमुद? मैं पुष्पा हूँ, पुष्पा। वही पुष्पा जिससे तूने अपने बेटे का निकाह नहीं होने दिया। पुष्पा की रूह ने हेमलता का हाथ मरोड़ दिया। हेमलता चीखती रही, मगर पुष्पा की रूह हंसती रही। प्रदीप ने अपनी अम्मी का हाथ छुड़ाया और उन दोनों ने कुमुद को उसी कमरे में बंद कर दिया। तू जल्दी जा और अघोरी बाबा को ले आ, अब वही बहू को दुरुस्त कर सकते हैं, जल्दी जा। प्रदीप अघोरी बाबा को बुलाने चला गया। जैसे ही अघोरी बाबा घर पर आए तो हेमलता ने रो रो कर अपना दुखड़ा उन्हें सुना दिया। ऐसे कोई भी रूह तुम्हें क्यों सताएगी? उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं। वो लड़की मेरे बेटे से निकाह करना चाहती थी, पर मैंने अपने बेटे का निकाह उससे नहीं होने दिया, और बस इसी वजह से वो मेरे परिवार को तबाह करना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता।
तो कुछ न कुछ जरूर छिपा रही है। खैर जो भी हुआ है वो मैं तो पता लगा ही लूंगा। अघोरी साधु ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। रूह में कैद कुमुद जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दे मुझे अघोरी, छोड़ दे। तू कौन है और यहाँ क्यों आई है? मैं पुष्पा हूँ। मैं यहाँ इन दोनों माँ बेटों को मारने आई हूँ। मेरे रहते तू ये हरगिज नहीं कर पाएगी। मैं जरूर इन्हें मार दूंगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से मेरा परिवार तबाह हो गया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है पुष्पा? क्या बिगाड़ा है? उस रोज अगर तुम अपनी अम्मी की बातों में आके मुझसे निकाह ना तोड़ते तो मैं जिंदा होती और मेरे अब्बा भी। क्या तुम मेरी वजह से मरी? हाँ, उस दिन तुमने मुझे निकाह की जगह पर ही छोड़ दिया। मेरे अब्बा और मैं रोते रोते घर गए। अब्बा ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। उनको ऐसा करते देख मैंने इसी सिलाई मशीन पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे दी और बस उसी दिन से इंतजार कर रही थी कि कब मैं तुम माँ बेटों से अपना इंतकाम लूंगी। तेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, पर तेरी मौत तेरी तकदीर थी। इसमें इस लड़के की या उसकी अम्मी की कोई गलती नहीं थी। जो भी है, मैं इन दोनों को मार कर अपना इंतकाम जरूर पूरा करूंगी। तू ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। अघोरी ने मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया और वो रूह कुमुद के जिस्म से अलग हो गई। अघोरी ने झट से उस रूह की गर्दन पकड़ ली। आज तो तुमने इन दोनों को बचा लिया, पर मैं वापस आऊंगी, जरूर वापस आऊंगी। अघोरी ने उस रूह को अपनी बोतल में भर लिया। प्रदीप और हेमलता ने राहत की सांस ली। कुमुद बेहोश थी। अघोरी वो रूह अपने साथ लेकर चला गया। कुमुद को जब होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। भूतिया सिलाई मशीन की रूह अब बोतल में बंद थी। प्रदीप और हेमलता को लगा कि शायद उनकी जान बच गई, पर पुष्पा का इंतकाम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में सरसौल नाम का एक कस्बा था। वहाँ के जमींदार ठाकुर हर्षवर्धन के पास बहुत बड़ी जागीरदारी थी। खेत और बाग बगीचे इतने थे कि रखवाली करना मुश्किल हो जाता। एक बार, मुंशी जी, उस बावड़ी के पास वाले बागीचे में बिल्कुल भी फल फूल नहीं होते हैं। जब से भिखू का इंतकाल हुआ है वो बागीचा वीरान हो ही गया है। पेड़ों का सूखना ठीक नहीं है। वहाँ किसी को रखवाली के लिए बहाल कर दीजिए, जो सिर्फ उस बागीचे की देखभाल करे। हुजूर, वो बागीचा तो पिछले 2 सालों से वीरान पड़ा है। वहाँ की देखभाल करने के लिए किसी को तो वहाँ बहाल करना ही होगा। हाँ, और उसके रहने के लिए एक झोपड़ी बनवा दो और खाने पीने के लिए अनाज भरवा दो। तनख्वाह अलग से दे देंगे। जी हुजूर, जी हुजूर, आज ही किसी का बंदोबस्त कर देता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। मनोरथ गांव में जाके सबसे पूछताछ करता है। कोई है जो उस बावड़ी वाले बागीचे की देखभाल कर सके? मैं तो खुद ही चला जाता, पर बाल बच्चेदार आदमी हूँ। सुना है वहाँ किसी डायन या भूत प्रेत का बसेरा है। क्या बकवास करते हो महिपाल? हमने तो आज तक नहीं सुना और ना ही देखा है। तुम जैसे लोग ही इस तरह की अफवाहें उड़ाते हो, अच्छी खासी जगह को खौफनाक बना देते हो। मुंशी जी, मैंने तो जो सुना है वही कह दिया। सामने से चंदू आता हुआ दिखाई पड़ा। चंदू, तुम तो अकेले आदमी हो, तुम्हें क्यों नहीं बावड़ी वाले बगीचे की देखभाल की जिम्मेदारी ले लेते? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ही कर दूंगा, पर तनख्वाह वाजिब मिलनी चाहिए। हाँ भाई, ठाकुर साहब ने कहा है एक झोपड़ी और खाने पीने का पूरा इंतजाम करवा देंगे। मेरा क्या है, कहीं भी पड़ा रहूंगा। वैसे भी आजकल मैं बेरोजगार चल रहा हूँ, इसी बहाने पेड़ पौधों की सेवा का सबब भी मिल जाएगा। चलो फिर तय रहा, आज ही से झोपड़ी का काम शुरू करवा देता हूँ। तुम भी जरा देख लेना कहाँ क्या बनवाना है।
दोनों बावड़ी वाले बगीचे की तरफ जाते हैं। मुंशी जी यही बागीचे के पास ही झोपड़ी डलवा देते हैं, यहाँ हैंडपंप भी है। ठीक है, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल भी है। दूसरे दिन शाम तक झोपड़ी तैयार हो गई। चंदू अपना बोरिया बिस्तर लेकर झोपड़ी में पहुंच गया। मुंशी जी ने अनाज भी रखवा दिया। चंदू, आज तुम भी थके हुए हो, चलो हमारे घर पर ही खाना खा लो, कल से पका लेना। ठीक है मुंशी जी, आज कुछ पकाने की इच्छा भी नहीं थी। खाना पीना खाते खाते रात हो गई थी। चंदू के पास सिर्फ एक लाठी और लालटेन थी। वापस झोपड़ी में आया तो सीधे बिस्तर में चला गया। दिन भर का थका था, ऊपर से मुंशी जी के यहाँ भर पेट पकवान खाके तुरंत ही नींद आ गई। आधी रात बीती थी, तभी उसके दरवाजे की कुंडी खटकी। खोला तो कोई नहीं था। कोई कुत्ता बिल्ली रहा होगा। अचानक उसको झोपड़ी के पीछे किसी के चूड़ियों की खनखनाहट और पायल की आवाज सुनाई दी। वे दबे पांव झोपड़ी के पीछे पहुंच गया। इस वीराने में कौन होगा? वहाँ का खौफनाक मंजर देखते ही उसकी घिघी बंद गई। वहाँ एक खौफनाक डायन बैठी थी, हड्डियां चबा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और हाथ खून से सने थे। डायन को चंदू के आने की आहट मिल गई। आ गया तू, कब से इंतजार था मुझे। किसी हट्टे कट्टे इंसान का बड़े दिन के बाद पेट भर के खाऊंगी। कौन हो तुम? मैं चंपा हूँ। इस वीराने में बड़ी मुश्किल से ठिकाना मिला था, उस पर भी तूने झोपड़ी बना ली। अब तेरी खैर नहीं। मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं तो यहाँ सिर्फ बागीचे की रखवाली करने आया था। मेरी भी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम्हारे गांव के लोगों ने मुझे मार मार कर यही जमीन के नीचे दफन कर दिया था। मैंने तो उन्हें कब का उन्हें ठिकाने पर पहुंचा दिया। जब तुम्हारा बदला पूरा हो गया तब तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि सारे मर्द एक से ही होते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। चुप करो। ये कहते हुए वो चंदू पर झपट पड़ी। चंदू रात के अंधेरे में अपनी जान बचाकर भागा। वो डायन भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? चंदू भागते भागते अपने घर पहुंच गया था। उसने अपने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और तख्त पर ही गिरकर अपनी उखड़ी हुई सांसों को काबू करने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा खोल दो। अरे वो तो यहाँ भी पहुँच गई। अब क्या करूँ मैं? दादी जान बताती थी कि डायनों की पूरी ताकत उनके बालों में ही होती है। अब मुझे मरना तो है ही, ये भी एक बार आजमा के देख लेता हूँ। आ जाओ, मुझे खाना ही चाहती हो ना, तो आ जाओ, खाओ मुझे। वाह, तू तो बड़ी जल्दी काबू में आ गया। तभी चंदू ने लपककर उसके बाल को पकड़कर काट दिए। ये क्या कर दिया तुमने? मेरी सारी ताकत कहाँ चली गई? मुझे मेरे बाल वापस कर दो। अब तो ये बाल कुटिया वाले तांत्रिक को दे ही दूंगा, वही तुम्हें अपने काबू में करके ठीक करेंगे। आओ, आगे आओ, लो पहले मेरे हाथ चबाओ। आओ आगे बढ़ो, लो पहले मेरे हाथ चबाओ। ये कहते हुए उसने उसे लातों और मुक्कों से मारना शुरू किया। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी, पर मेरे बाल किसी तांत्रिक को मत देना। जाती है यहाँ से कि अभी और मार खाएगी? पता बोल। डायन भागती हुई चली गई। दूसरे दिन जब चंदू ने गांव वालों और ठाकुर हर्षवर्धन को सारी बातें बताई और उन्हें डायन के बाल दिखाए, तो चंदू की बहादुरी के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। ठाकुर साहब ने चंदू को बहुत सारा इनाम भी दिया। ठाकुर साहब की बावड़ी वाला बगीचा फिर से फल फूलों से लद गया।